आज हम क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर यूकैरियोट्स को डिटेल में समझेंगे। जो होस्ट सेल वेक्टर के द्वारा ट्रांसफॉर्म की जा रही है उसके आधार पे यूकैरियोट्स में वेक्टर्स को वेक्टर्स फॉर ईस्ट, वेक्टर्स फॉर प्लांट और वेक्टर्स फॉर एनिमल में बांटा गया है। इसके बाद आज की वीडियो में हम समझेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर ईस्ट। ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी कहा जाता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट को प्रयोग में लाया जाता रहा है एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे कई सारे इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है जीन क्लोनिंग के द्वारा। वहाँ ये होस्ट ऑर्गेनिज्म की तरह उपयोग में लाया जाता है। ईस्ट का जो जीनोम है उसका साइज़ है 2 × 10⁻⁷ बेस पेयर, जो कि 16 लीनियर क्रोमोसोम्स में डिवाइडेड है यानी विभाजित है। कुछ ईस्ट के स्टेन्स में 2 माइक्रोन सर्किल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है और इसका जो कॉपी नंबर है प्लाज्मिड में 70 to 200 कॉपीज़ पर सेल ईस्ट में प्रेजेंट होती हैं। ईस्ट के क्लोनिंग वेक्टर्स को 4 तरह का बताया गया है। पहला है ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड, ईस्ट रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। सबसे पहले ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड, जिसको हम YEPS भी कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है YEP13। ये वेक्टर डिराइव हुआ है 2 माइक्रोन प्लाज्मिड के द्वारा, जो कि ईस्ट में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड भी कहा जाता है। इसका साइज़ है 10.7 किलो बेस पेयर। इसका YEP13 जो है ये एक शटल वेक्टर है। शटल वेक्टर मतलब कि ये वेक्टर प्रोपोगेट कर सकता है 2 डिफरेंट होस्ट स्पेशीज़ में, जिसमें कि एक स्पेशीज़ जो है वो प्रोकैरियोट है यानी कि ई कोलाई, दूसरी यूकैरियोट है यानी कि ईस्ट। तो ये एक शटल वेक्टर है जिसमें 2 माइक्रोन प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है ईस्ट का LEU2 जीन। इसके अलावा कई ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड में कंप्लीट 2 माइक्रोन प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है। जो हमारा YEP13 है उसमें एंटायर सीक्वेंस PBR322 का है और जिसके के कारण ये ई कोलाई में रेप्लिकेट कर सकता है और इसके अलावा उसमें सिलेक्शन भी किया जा सकता है और इसके अलावा ये यीस्ट में भी रेप्लिकेट और सेलेक्ट किया जा सकता है। जो YEP वेक्टर्स हैं उनको ईस्ट में कई बार वो इंटीग्रेट भी हो जाते हैं ईस्ट के क्रोमोसोमल DNA में। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इसमें यहाँ पे हमने बताया सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है LEU2 जीन, क्योंकि ये LEU2 जीन जो है वो होमोलोगस होगा ईस्ट के क्रोमोसोमल DNA के, तो इस एरिया में जाकर के जो हमारा YEP वेक्टर है वो इंटीग्रेट हो सकता है ईस्ट के क्रोमोसोमल DNA से। अब हम समझेंगे शटल वेक्टर क्यों यूज़ करते हैं ईस्ट में, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ईस्ट है उसमें जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती हैं, यानी जब उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA इंट्रोड्यूस करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो जाती है ईस्ट सेल, तो उसकी जो कॉलोनीज़ प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको सेलेक्ट और आइसोलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसका रीज़न ये है कि ईस्ट के जो प्लाज्मिड्स हैं उसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से ईस्ट के जो वेक्टर्स हैं वो ईस्ट के क्रोमोसोम के साथ जाके इंटीग्रेट यानी जुड़ जाते हैं और इसकी वजह से रिकॉम्बिनेंट DNA को प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए ईस्ट के केस में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है क्लोनिंग का, उसमें सबसे पहले इनिशियली क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है ई कोलाई में, और ई कोलाई में सिलेक्शन भी किया जाता है रिकॉम्बिनेंट सेल्स का, और सिलेक्शन करने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है, और उसके बाद जो करेक्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको ही ईस्ट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड। इसका एग्जाम्पल है YIP5। ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड हैं जिनमें कि ईस्ट जीन कैरी करते हैं, जो कि इसमें PBR322 जो प्लाज्मिड है उसके अंदर URA3 जीन को इंसर्ट किया गया है। ये URA3 जीन एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ होता है, जो जीन कोड करता है ओरोटिडीन 5 फॉस्फेट को, जो कि एक सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज़ होता है ईस्ट में। ईस्ट के जितने भी सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं उनको हम YAC वेक्टर जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब साथ में ही डिस्कस करेंगे। जो ईस्ट इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड है वो प्लाज्मिड की तरह रेप्लिकेट नहीं कर सकता ईस्ट के अंदर, क्योंकि इसमें जो 2 माइक्रोन प्लाज्मिड है उसका कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। तो ये सर्वाइव कैसे करेगा ईस्ट सेल में? ये सर्वाइव करता है बाय
इंटीग्रेशन इनटू ईस्ट क्रोमोसोम। ये जो हमारा URA3 जीन है ये होमोलोगस होगा ईस्ट के क्रोमोसोम के साथ, तो वहाँ पे जा कर के उस पोजीशन पे ये ईस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर जाता है और ये सर्वाइव करता है। इसका जो साइज़ है वो 5.5 kb तक है और इसमें URA3 का सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ किया गया है। इसके बाद हम समझेंगे ईस्ट रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड। इसका एग्जाम्पल है YRP7। ये रेप्लिकेटिव प्लाज्मिड जो इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईस्ट सेल के अंदर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनमें जो सेलेक्टेबल मार्कर है उसके साथ जुड़ा हुआ एक फ्रेगमेंट और प्रेजेंट होता है जो कि है ईस्ट क्रोमोसोम का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जो YRP7 है वैसे तो वो ये PBR322 जीन का बना हुआ है। इसमें ईस्ट जीन TRP1 प्रेजेंट होता है और ये जीन इन्वॉल्व होता है ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस में। ये जो TRP1 जीन है ये क्रोमोसोमल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बहुत बिल्कुल जुड़ा हुआ यानी सटा हुआ इसकी लोकेशन है, जिसके के कारण जो हमारा ईस्ट का जो DNA फ्रेगमेंट है YRP7 में उसमें TRP1 भी प्रेजेंट होता है और ARS यानी ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस यानी क्रोमोसोमल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई कर सकता है ईस्ट सेल के अंदर। इसका साइज़ है 5.8 kb का। इसके बाद हम समझेंगे मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को सबसे पहले मुर्रे एंड स्टैक ने 1983 में डिस्क्राइब किया था एज अ वेक्टर और इन्होंने बताया था कि ये वेक्टर लार्ज DNA फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकता है जिसका साइज़ अराउंड 100 से 2000 kb तक का हो सकता है। ईस्ट भी एक शटल वेक्टर है और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है यूजिंग PBR322 प्लाज्मिड, जिसमें कि ईस्ट के कई सारे जीन्स को इंसर्ट यानी जोड़ दिया गया है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है YAC3। इसके बाद हम समझेंगे YAC का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये हमारा शटल वेक्टर है तो इसमें PBR322 जीन प्रेजेंट होंगे, तो PBR322 का इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है जो कि मेनली कॉल E1 और I साइट होती है। दूसरा इसमें जो हमारा प्लाज्मिड है उसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोकैरियोटिक जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है जो कि सेलेक्टेबल मार्कर है ई कोलाई में। दूसरा इसमें ईस्ट के सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ईस्ट की जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो जीन हैं जो कि किसी स्पेसिफिक ऑक्सीट्रॉफी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये ऑक्सोट्रॉफी क्या होती है? ऑक्सोट्रॉफिक सेल्स या ऑक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल में किसी स्पेसिफिक बायोकेमिकल जो कि इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल है उसकी सिंथेसिस नहीं कर पाते, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म को वो इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल मीडियम में प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ईस्ट में हमेशा वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक ऐसा होस्ट सेल जिसमें कि रेसेसिव नॉन रिवर्टिंग म्यूटेशन हो किसी एक पर्टिकुलर हमारे बायोकेमिकल के लिए, यानी रेसेसिव नॉन रिवर्टिंग मतलब जो कि वापस रिवर्ट ना हो पाए, वापस बदल ना पाए, म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन प्रेजेंट होनी चाहिए होस्ट सेल के, ईस्ट की होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स वर्क करते हैं। जैसे कि LEU2 अभी हमने देखा LEU2 सेलेक्टेबल मार्कर है, तो हम जो होस्ट सेल म्यूटेंट होस्ट सेल स्टेन्स ऑफ ईस्ट यूज़ करेंगे वो कैसी ईस्ट की सेल्स होंगी जो कि ल्यूसीन को सिंथेसाइज ना कर पाएँ। तो जब होस्ट सेल ल्यूसीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी तो जब हम उसमें अपना ये YAC वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो जो ल्यूसीन जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से हमारे पास जो सेल है उसको ल्यूसीन मिल जाएगा और वो सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी जो स्ट्रेन्स हमने यूज़ करे हैं वो ल्यूसीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाते, तो मिनिमल मीडियम जिसमें ल्यूसीन प्रेजेंट नहीं है उस मीडियम पे हमारी जो म्यूटेंट स्टेन्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिनमें रिकॉम्बिनेंट DNA प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली ट्रिप्टोफान के केस में भी यही है, हम वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं एज ए होस्ट सेल यूज़ करते हैं जो कि ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस नहीं कर सकती। तो जब हमारा ये जीन सेलेक्टेबल मार्कर जीन प्रेजेंट होगा यानी हमारा जो म्यूटेंट स्टेन्स सेल्स हमारे YAC वेक्टर से ट्रांसफॉर्म्ड होंगी उनमें ये जीन प्रेजेंट होगा और वो ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस कर पाएंगी। और जो हमारी नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल होंगी उनमें क्योंकि वो म्यूटेंट हैं ऑक्सोट्रॉफ्स हैं तो वो ट्रिप्टोफान की बायोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी।
तो हमारी ट्रांसफॉर्म सेल इस तरह से सेलेक्ट की जा सकती है बाय इट्स सर्वाइवल। तीसरा है हमारा इसमें ये तो हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स हो गए ईस्ट के, ये मेनली ल्यूसीन 2, TRP1, URA3 और हिस्टिडीन 3, HIS3 यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है हमारा इसमें ARS यानी ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस एलिमेंट। ये मेनली ईस्ट क्रोमोसोम के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और ये इनिशिएट और प्रोपोगेट करते हैं जो हमारे सीक्वेंस एलिमेंट हैं क्रोमोसोम के ईस्ट के अंदर, उनको इनिशिएट और प्रोपोगेट करते हैं। तो ये हमारे TRP1 जीन के साथ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ARS जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ नंबर है यहाँ पे CEN जीन्स यानी सेंट्रोमियर रीजन। सेंट्रोमियर रीजन क्या करता है, जो हमारे माइटोसिस के बाद सिस्टो और क्रोमेटिड्स हैं उनका सेग्रीगेशन यानी ये डिसजंक्शन करता है, इंश्योर करता है। और क्या करता है, ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका भी ये सेग्रीगेशन इंश्योर करता है। तो हमारे यहाँ पे ये सेंट्रोमियर रीजन के जीन्स प्रेजेंट होने चाहिए। सिक्स्थ नंबर पे हमारे टीलोमियर या TL जीन्स, ये क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम है उसके एंड्स को सील कर देते हैं, क्योंकि इन टीलोमेरिक रीजन की वजह से ये आपस में ज्वाइन हो जाता है हमारा यैक यानी यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस के अटैक से प्रोटेक्ट हो जाता है, यानी इसका प्रोटेक्शन करते हैं टीलोमियर जीन्स। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं SUP जीन, जिसमें कि SMA1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। बेसिकली ये जो SUP4 जीन है ये एक सेलेक्टेबल मार्कर है, जिसमें हम अपने नए DNA को इंसर्ट को ऐड करते हैं यानी क्लोन करते हैं किस साइट पे, SMA1 की साइट पे। SUP4 एक एक्सप्रेशन वेक्टर है, तो जब हम इसका अभी क्लोनिंग समझेंगे वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद यैक के एप्लीकेशंस क्या हैं। जो यैक वेक्टर्स है उनमें जैसे कि हमने पहले ही बताया कि लार्ज DNA को क्लोन किया जा सकता है एज ए सिंगल फ्रेगमेंट, जो कि अभी तक हम E. coli के वेक्टर्स में नहीं कर पाते थे। इसका एग्जांपल है ह्यूमन सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन, जिसका कि साइज़ 250 kb है, वो ईजिली यैक वेक्टर में क्लोन किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्टडीज़ हैं जिनमें कि फंक्शन और मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स है, जिसको कि हम कई बार अभी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की मदद से नहीं कर पा रहे थे, उनको हम यैक वेक्टर्स की मदद से कर सकते हैं। कुछ सर्कमस्टांसिस में जो यैक वेक्टर्स हैं वो मैमेलियल सेल्स में भी यानी मैमल्स में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या, जो जीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं तो उनकी हम फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ जीन लाइब्रेरीज में यैक का रोल है, और यैक का रोल है लार्ज स्केल DNA सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में भी, तो इसकी इमेंस इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। इसके बाद हम समझेंगे क्लोनिंग स्ट्रैटेजी विद P प्लाज्मिड YAC3। तो ये वेक्टर क्या है, सर्कुलर है, क्योंकि हमारा यैक वेक्टर जो है वो सर्कुलर है, तो इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा यानी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जाएगा। इसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन होता है BAM-H1 और SMA1 से। जैसे कि हमने अभी इसके स्ट्रक्चर में देखा, यहाँ पे अगर हम इसका BAM-H1 से तो ये एक फ्रेगमेंट मिलेगा, और SMA1 से करेंगे तो एक ये फ्रेगमेंट और एक ये फ्रेगमेंट, तो इस प्रकार 3 फ्रेगमेंट मिलेंगे, एक ये 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये 3 फ्रेगमेंट्स हम इसके रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन से मिलते हैं, तो जिसमें कि हम BAM-H1 वाले फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे SMA1 और BAM-H1 और BAM-H1 और SMA1 वाले साइड्स, जिसमें कि हमारे 2 आर्म्स, इनको लेफ्ट आर्म और राइट आर्म कहा जाता है। अब इसमें जो DNA क्लोन किया जाता है उसके ब्लंट एंड होने चाहिए, क्योंकि जो SMA1 की साइट है वो ब्लंट कि SMA1 एक ब्लंट एंड कटर है, तो इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है TAC-GTA, ये एक ब्लंट एंड की साइट है। और जो हमारा DNA है, डिज़ायर DNA, उसको भी हम SMA1 से कट करते हैं और 2 लीनियर आर्म्स के बीच में जॉइन कर देते हैं, और आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है, और बाकी टीलोमियर जो है वो वापस से जॉइन हो जाते हैं। जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका बेसिकली प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उस प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से जो हमारा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है वो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। और इसका सिलेक्शन कैसे होता है, ईस्ट सेल जो कि हमारी होस्ट सेल है, वो इसमें जो यूज़ की जाती है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में, वो डबल ऑक्सीट्रॉफिक म्यूटेंट होती है,
ट्रिप्टोफान 1 के लिए और यूरेसिल के लिए, यानी वो ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज नहीं कर सकती और यूरेसिल सिंथेसाइज नहीं कर सकती। ऐसी होस्ट सेल में हम अपने YAC वेक्टर को प्रोटोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो उसके बाद जब हमारा ये YAC वेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है तो ये जो हमारी ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट थी जिसमें ट्रिप्टोफान 1 और यूरेसिल सिंथेसिस नहीं हो रही थी, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रिप्टोफान पॉजिटिव और यूरेसिल 3 पॉजिटिव में, यानी उनमें वो सिंथेसिस होने लगती है क्योंकि इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे मार्कर जीन्स जो कि आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वही सेल्स जिनमें कि हमारा करेक्टली कंस्ट्रक्टेड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है, वही जो हमारे मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर पाएंगी क्योंकि उनमें ही ट्रिप्टोफान और यूरेसिल की सिंथेसिस होगी। अगर किसी ट्रांसफॉर्म सेल में इनकरेक्ट आर्म्स लग गई, यानी लेफ्ट आर्म ही दोनों साइड लग गई है या राइट आर्म ही दोनों साइड लग गई है, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगी मिनिमल मीडिया पे, और जिसकी वजह से क्योंकि उनमें मार्कर्स एब्सेंट होंगे इसलिए वो मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाएंगी। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट आर्म आ रही है उसमें एक हमारा सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट है ट्रिप1 का, और जो हमारी राइट आर्म आ रही है उसमें URA3 का सेलेक्टेबल मार्कर है। तो जो अगर हमारा करेक्टली कंस्ट्रक्टेड वेक्टर होगा तभी हमारे जो है मिनिमल मीडिया पे हमारी होस्ट सेल सर्वाइव कर पाएंगी। अगर सिर्फ ट्रिप1 दोनों साइड ऐड हो गया तो भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, और URA3 दोनों साइड ऐड हो गया तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तीसरा है इसका स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है। जो DNA का इंसर्ट है वेक्टर में वो चेक किया जाता है बाय इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ SUP4 जीन, क्योंकि SUP4 जीन में SMA1 साइट होती है। तो जब हमारा DNA इंसर्ट इस साइट पे कट करके यहाँ पे न्यू DNA को इंसर्ट करता है तो SUP4 जीन का इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो अगर वाइट कॉलोनीज प्रेजेंट बनती हैं, ईस्ट सेल की वाइट कॉलोनीज बनेंगी, तो इसका मतलब है कि SUP4 जीन इनएक्टिव हो गया है और हमारे रिकॉम्बिनेंट्स प्रेजेंट हैं। अगर ईस्ट सेल की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद होस्ट सेल की रेड कॉलोनीज बनेंगी तो इसका मतलब है कि SUP4 जीन अभी भी एक्टिव है और हमारा जो DNA इंसर्ट है वो ऐड नहीं हुआ है और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया कैसे क्लोनिंग की जाती है। यहाँ BAM-H1 की 2 साइट है, यहाँ SMA1 की साइट है, यहाँ पे हमारा ट्रिप1 सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है, यहाँ URA3 सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होता है। जब हम इन दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो इस वाले पार्ट को BAM-H1 वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। अब लेफ्ट आर्म पे हमारे पास टीलोमियर, ट्रिप1, ARS और सेंट्रोमियर रीजन बचेगा, और राइट आर्म पे हमारे पास URA3 और टीलोमेरिक जीन्स प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को इंसर्ट कर दिया जाता है और ये हमारे टीलोमेरिक रीजन्स आपस में वापस से ज्वाइन करके ये हमारा सर्कुलर जो क्रोमोसोम है उसको वेक्टर को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर ईस्ट का। अगर आज के चैप्टर में आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं या फिर आप किसी नए टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे वो है यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन का, और साथ ही साथ हम उसके साइमल्टेनियसली ट्रांसक्रिप्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी लेसन्स बाय डॉक्टर शेफाली माथुर।